हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न विथ डीएस सर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। साथियों आज की इस श्रृंखला में हम रीजनिंग की पार्ट संख्या 96 को कवर करेंगे। आज की इस क्लास में साथियों रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित होंगे। आज की क्लास में दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो याद रखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा नागरिक, शिक्षित और लोग, इनमें से दोस्तों कौन सा बेन आरेख बनेगा। यहाँ पर बेन आरेख का बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसके अतिरिक्त बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अंतर्मुखी अगर बाहिर्मुखी से संबंधित है तो दो क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, इनके स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये भी एक सादृश्यता का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर क्या होगा, इसको शानदार तरीके से समझेंगे। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। कह रहा है 100, 115, क्वेश्चन मार्क 150, 170, 185। यहाँ पर दोस्तों एक सीरीज की बन रहा है और इस सीरीज का लॉजिक क्या है, उसके लॉजिक को समझेंगे। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक एकदम बेसिक से इस रीजनिंग की क्लास को हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप यदि इनमें से याद रखेंगे, आप यदि किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कौन कौन से एग्जाम, तो दोस्तों आप याद रखेंगे इनमें से कोई भी एग्जाम जिसमें भी दोस्तों आपका रीजनिंग पूछा जाता है, जैसे कि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, इसके अतिरिक्त सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पेट तथा यूपी टेट, और भी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एसबीआई पीओ की परीक्षा, इसके अतिरिक्त राजस्थान पटवारी की परीक्षा, बीएसएसएससी की परीक्षा, मध्य प्रदेश पटवारी की परीक्षा, उत्तर प्रदेश लेखपाल, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम्स जिसमें भी रीजनिंग पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये क्लास बहुत शानदार साबित होने वाली है। इससे पहले आप एक जानकारी और ले लीजिए दोस्तों, यदि आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं और यदि आप इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो पीडीएफ के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको प्रतिदिन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, कंपटीशन से संबंधित और आपको क्लास से संबंधित पीडीएफ और जीएस से संबंधित जो हैंड रिटन नोट्स है, मेरे द्वारा जो तैयारी की गई थी, तो उसके जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं वो सारे के सारे आपके साथ हमने साझा किए हैं। तो दोस्तों आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें और इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर हम आप लोगों के लिए कुछ नया करने का विचार कर रहे हैं, जैसे कोई करंट अफेयर से संबंधित इशू के बारे में जो स्टोरी वगैरह में क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पार्लियामेंट दोस्तों अगर ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है तो कांग्रेस कहां से संबंधित हो जाएगी, ये प्रश्न का उत्तर बताना है। देखिए अगर बात कर लें पार्लियामेंट की, जिसे हम हिंदी में दोस्तों संसद भी कहते हैं, क्या कहते हैं याद रखेंगे, जिसे हम हिंदी में संसद भी कहते हैं, तो पार्लियामेंट अगर ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है तो कांग्रेस कहां से हो जाएगी। देखिए जो ग्रेट ब्रिटेन है वहां पर जो उसकी जो संसद है, ग्रेट ब्रिटेन की जो संसद है, उसको क्या कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का जो नाम है, याद रखेंगे दोस्तों, इसका नाम हो जाएगा पार्लियामेंट। उसी प्रकार देखिए बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर कांग्रेस के बारे में दिमाग लगा रहे होंगे, जो हमारे देश में राजनीतिक पार्टी चलती है, लेकिन एक ऐसा भी देश है जिसकी संसद का नाम दोस्तों कांग्रेस है, और उस देश का जो नाम है उसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है दोस्तों, यहाँ की जो संसद है उसको दोस्तों कांग्रेस कहा जाता है। तो इस तरह से यूएसए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगर जापान की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जापान की जो संसद होती है उसे क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं। भारत में पार्लियामेंट यानी कि संसद कहते हैं। नीदरलैंड में आपको यदि पता है तो आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सदृशता का एक और बहुत शानदार क्वेश्चन, कह रहा है अंतर्मुखी अगर बहिर्मुखी से संबंधित है तो जल्दी से बताइए ये जो दो क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं इनके स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए अंतर्मुखी और बहिर्मुखी को आपस में अगर समझें तो ये क्या है, अंतर्मुखी मतलब मुख के अंदर, बहिर्मुखी यानी मुख के बाहर, तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या बन रहे हैं,
साथियों विलोम बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? विलोम। अंतर्मुखी का जो विलोम बनता है वो बहिर्मुखी बनता है। उसी प्रकार अब दो ऑप्शन जो आपस में एक दूसरे से विलोम होंगे तो चरम का अंतरिम विलोम होता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये नहीं होता है। चरम का अंतरिम विलोम नहीं होता है। कार्यवाही कानून का विलोम नहीं होता है। कोण स्पर्श ज्या का विलोम नहीं होता है। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी। यदि आप दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर विरुद्ध और समर्थन की बात कर रहा है, किसकी? याद रखेंगे दोस्तों, विरुद्ध। विरुद्ध का मतलब आपकी किसी से लड़ाई हो गई तो आप उसके क्या हो गए? विरुद्ध में हो गए, विरुद्ध हो गए, यानी कि उसके विपरीत हो गए। जबकि आपकी किसी अन्य पार्टी से सलाह है तो आप उस पार्टी का समर्थन करेंगे। यानी कि दो लोगों की लड़ाई हो रही है, उसमें से एक की आपसे लड़ाई है तो आप उसके विरुद्ध हो जाएंगे, जबकि दूसरी पार्टी के कैसे हो जाएंगे? समर्थन में हो जाएंगे। तो यानी कि ये एक दूसरे के क्या है दोस्तों? विलोम है। और ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है नीचे दिए गए सेट में बेमेल शब्द चुने। तो यहाँ पर आपको एक सेट दिया गया है और उस सेट में आपको समुद्र, झील और महासागर तथा नदी के बारे में चर्चा की गई है। किस किस के बारे में? याद रखेंगे, समुद्र, झील, महासागर और नदी। इनमें से बेमेल क्या हो जाएगा? तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, झील दे रखा है। ऑप्शन नंबर 2 समुद्र है। ऑप्शन नंबर सी महासागर है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? नदी है। लेकिन इसका दोस्तों जो विषम बनेगा उसको आप लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए समुद्र की बात करें तो समुद्र में जो पानी होता है, समुद्र में दोस्तों जो पानी होता है, इसके पानी में क्या होता है? ठहराव होता है। याद रखेंगे, समुद्र के पानी में ठहराव होता है, यानी कि पानी कैसा होता है? ठहरा हुआ। जबकि झील की बात करें तो झील में भी पानी कैसा होता है? एक स्थान पर एकत्रित होता है। तो इसमें भी क्या होता है? आप कहेंगे सर झील का जो पानी होगा उसमें भी ठहराव होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त महासागर, तो महासागर क्या आपको पता है महासागर का पानी कैसा होता है? हालांकि जब इसमें हम जियोग्राफी के बारे में ज़्यादा अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा जो पृथ्वी है उसका पानी, जो महासागर है उसका चलता रहता है। लेकिन अगर हम बेसिकली देखें, नग्न आंखों से देखें तो समुद्र का पानी कैसा लगता है? ठहरा हुआ पानी लगता है। कैसा? ठहरा हुआ पानी, ठीक है, ठहरा पानी। जबकि नदी के पानी की दोस्तों बात करें तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, नदी के पानी में क्या होता है? बहाव होता है, इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, जो नदी का पानी होगा वो कैसा होगा? बहता हुआ पानी होगा। तो इस तरह से जो नदी बनेगा वो इसका विषम उत्तर बनेगा। और नदी हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी क्या है? विषम है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला एक और प्रश्न है दोस्तों, किससे? विषम शब्द से। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है? दोस्तों ऐसा कौन सा शब्द है जो शेष से संबंध नहीं रखता है, ये बताना है। तो दोस्तों अगर बात कर लें सबसे पहले हम किसके बारे में? रॉकेट के बारे में, हेलीकॉप्टर के बारे में, सैटेलाइट के बारे में और हवाई जहाज के बारे में। तो दोस्तों आप कहेंगे रॉकेट, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज ये तीनों एक जैसे हैं। क्यों एक जैसे हैं? इसका मुख्य कारण समझिए। देखिए रॉकेट जो होता है वो कहाँ पर उड़ता है? वायुमंडल में उड़ता है। कहाँ पर? वायुमंडल में, ठीक है। रॉकेट का जो कार्य होता है ये वायुमंडल में उड़ता है, ठीक है। रॉकेट जो होता है वो जो सैटेलाइट होता है इसको वायुमंडल से कहाँ पर ले जाता है? बाहर की ओर ले जाता है। जबकि हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये भी आपका दोस्तों कहाँ पर उड़ता है? वायुमंडल में। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये भी कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? याद रखेंगे, वायुमंडल में। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा वायुमंडल हो जाएगा दोस्तों। एक मिनट, एक मिनट, वायुमंडल, ठीक है। हेलीकॉप्टर कहाँ पर उड़ेगा? वायुमंडल में उड़ेगा। हवाई जहाज कहाँ पर उड़ेगा? वायुमंडल में उड़ेगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो आप लोग एक बात अगर समझें, यहाँ पर एक बात अगर आप समझेंगे तो पाएंगे जो सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट होता है दोस्तों कहाँ पर उड़ता है? आप कहेंगे अंतरिक्ष में उड़ता है। कहाँ पर? अंतरिक्ष में। तो शेष तीन में से अन्य विषम कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का विषम उत्तर है। याद रखेंगे, सैटेलाइट आपका अंतरिक्ष में उड़ता है, रॉकेट आपका कहाँ पर? पृथ्वी के वातावरण में, हेलीकॉप्टर पृथ्वी के वातावरण में और हवाई जहाज भी पृथ्वी के वातावरण में, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ऑप्शन बी विषम है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए और बी सी के बच्चे हैं। यदि सी माता है बी की किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, तो सी का ए से क्या संबंध है? देखिए यहाँ पर कुछ अलग, ये क्वेश्चन एक बार शायद हम कर चुके हैं, ठीक है। याद रखेंगे, सी के बच्चे कौन है? ए भी है, ठीक है। तो सी के बच्चे बनाएंगे हम। सी के जो बच्चे बनाएंगे उन्हें किसको बनाएंगे? आप कहेंगे ए और बी को, ठीक है। ए और बी क्या हो जाएंगे? सी के बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। यदि सी माता है बी की, यदि सी माता है बी की तो सी क्या हो जाएगी? माता, माइनस लगाएंगे। किंतु ए पुत्री नहीं है, अगर ए पुत्री नहीं है तो एक पुत्र हो जाएगा। तो सी इस ए में क्या संबंध है? कह रहा है तो सी और ए में क्या संबंध है? तो सी क्या हो जाएगी? ये दोस्तों माँ हो जाएगी,
ठीक है, ये माँ हो जाएगी और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो माता और पुत्र, माता और पुत्र, ये शायद क्वेश्चन हम कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, ये इसका सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, माता और पुत्र इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न में हमसे कहा है कि मैथ्यू अपने मित्र साम से एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा। मैथ्यू ने अपने पुत्र सॉरी माफी चाहेंगे, मैथ्यू ने अपने मित्र साम से एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, उस लड़की का पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। वह फोटोग्राफ किसका है। देखिए एक बात गौर से समझिए, कह रहा है मैथ्यू क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक शाम से क्या, एक मिनट, मैथ्यू ने अपने मित्र शाम से एक फोटोग्राफ दिखाया है। ठीक है, मैं कहूँ कि मेरे दोस्त है, उसको मैं एक फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ और वो उस फोटोग्राफ से क्या कह रहा हूँ, उस लड़की का पिता, यानी कि ये जो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, याद रखेंगे, ये हो जाएगी लड़की। क्या हो जाएगी, लड़की। एक मिनट यहाँ पर एक लड़की बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लड़की बनाते हैं और इस लड़की का पिता, इस लड़की का पिता कहाँ पर आएगा, ऊपर की ओर आएगा। ठीक है, इस लड़की का पिता एक मिनट, यहाँ पर मैंने लड़की बनाना था तो माइनस लगाना था। ठीक है, और ऊपर इसका पिता बनाना है दोस्तों। क्या बनाना है, ऊपर इसका पिता बनाना है, तो पिता के लिए क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। और आगे कह रहा है मेरी माता का इकलौता पुत्र है। गौर से समझिए, एक फोटो की ओर इशारा कर रहा है। कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे दोस्तों वो इशारा कौन कर रहा है, मैथ्यू इशारा कर रहा है और कह रहा है उस लड़की का पिता मेरी माता का, किसकी माता का, मैथ्यू की माता का इकलौता पुत्र है। तो इकलौता पुत्र कैसे बनेगा, यदि मैं मैथ्यू को यहां पर रख दूं, याद रखेंगे, यदि दोस्तों मैं मैथ्यू को यहां पर रख दूं और तब तो इसकी माता का इकलौता पुत्र मैथ्यू ही बनेगा। याद रखेंगे, ये कहां पर ऊपर कौन आ जाएंगे, माता जी हो जाएंगे। गौर से समझिए एक बार फिर से, कह रहा है एक चित्र की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, मैथ्यू ने शाम से कहा, उस लड़की का पिता, उस लड़की, किस लड़की, ये लड़की का पिता। याद रखेंगे, ये एक चोटी वाली लड़की है। ठीक है, ये एक चोटी वाली लड़की है, इस लड़की का पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। वह फोटोग्राफ किसका है, तो आप कहेंगे फोटोग्राफ की बात कहां पर बात हुई थी, तो सर फोटोग्राफ इस लड़की के बारे में बात हुई थी। तो दोस्तों याद रखेंगे वह फोटोग्राफ किसका है, तो ये रहा मैथ्यू। तो मैथ्यू की पुत्री का फोटोग्राफ हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मैथ्यू की पुत्री का फोटोग्राफ है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इस प्रश्न को एक बार रिवर्स करके जरूर देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों क्या है, कथन और तर्क का बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको कथन पढ़ना है और कथन को पढ़ करके ही तर्क देने हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो हम सबसे पहले कथन को पढ़ते हैं। किसको पढ़ेंगे, कथन को। कह रहा है क्या महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं के निधन पर सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा होनी चाहिए। क्या महत्वपूर्ण नेताओं के निधन पर सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा होना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर एक बात तर्क में कही जा रही है, नहीं होनी चाहिए। ऐसे गैर नियोजित अवकाश राष्ट्रीय प्रगति को क्या करते हैं, बाधित करते हैं। कह रहा है ऐसे गैर नियोजित अवकाश राष्ट्रीय प्रगति को क्या करते हैं, बाधित करते हैं। तो क्या कहीं पर कथन में राष्ट्रीय प्रगति के बारे में चर्चा की गई है, आप कहेंगे नहीं की गई है। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गौर से समझना, कथन के अलावा कोई अन्य शब्द तर्क में मिलता है तो वो तर्क हमेशा गलत होता है। इसके बाद कह रहा है हाँ लोग दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। दोस्तों यहां पर क्या कर रहा है, हाँ लोग दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। तो आप बताइए इसका सही उत्तर क्या बनेगा। देखिए दोस्तों एक बात समझिए, यहां पर कह रहा है हाँ लोग दिवंगत आत्मा को शांति माफी चाहेंगे, अपनी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। देखिए अगर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देनी है तो छुट्टी करने की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। देखिए दिवंगत आत्मा को यदि क्या देनी है श्रद्धांजलि, तो उसमें छुट्टी नहीं करेंगे। स्कूल में या कोई सरकारी ऑफिस में उसको 2 मिनट के लिए मौन व्रत धारण कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आत्मा को श्रद्धांजलि मिल जाएगी, लेकिन छुट्टी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वाला गलत है। लेकिन एक बार फिर से पहले वाले को पढ़ते हैं। मान लीजिए आप सरकारी कार्य में माफी चाहेंगे, यदि आप सरकारी क्या है अफसर हैं और आप वहां पर हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, लेकिन बीच में ही किसी राष्ट्रीय नेता का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। तो कह रहा है राष्ट्रीय नेता का निधन हो रहा है और आप सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, तो कह रहे हैं सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा होनी चाहिए। अब यहां पर एक तर्क पढ़िए, नहीं ऐसे गैर नियोजित अवकाश राष्ट्रीय प्रगति को बाधित करते हैं। तो दोस्तों ये वाला आपका सही होगा। गौर से समझिए, मैंने यहां पर इसको गलत क्यों कर दिया था मुझे नहीं पता है, लेकिन ये वाला सही होगा। क्यों होगा, मैंने अभी आपको समझाया। यदि आप एक अफसर पद पर हैं और एक सरकार का, देश का एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं,
ठीक है, ये क्या हो रही है, राष्ट्रीय प्रगति हो रही है। और ऐसे में जब एक नेता का निधन हो जाता है तो दोस्तों वहां पर छुट्टी हो जाएगी, तो क्या होगा, राष्ट्रीय प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर, माफी चाहेंगे, यहां पर जो हमारा तर्क होगा वो तर्क नंबर 1 प्रबल होगा। क्या होगा, याद रखेंगे, तर्क नंबर 1 प्रबल होगा, जबकि दूसरा गलत होगा। देखिए, श्रद्धांजलि देना के मतलब है दोस्तों, हम 2 मिनट का मौन धारण कर लेंगे और अपने काम में फिर से जुट जाएंगे, लेकिन छुट्टी हो गई तो पूरे राष्ट्रीय प्रगति में क्या हो जाएगी, बाधा हो जाएगी। तो ये वाला सही है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये बताना है। तो प्रश्न चिन्ह कहां पर है, तीसरे नंबर में। तो गौर से इसको समझिए। सबसे पहले इसका नंबर ऑफ क्या लिख लेते हैं, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो एन हमारा 14 पर आता है, आगे 1 1 पर आता है, ठीक है। और क्यू हमारा दोस्तों 17 पर आता है, डी दोस्तों 4 पर आता है। तो अगला बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर एक बॉक्स बना देते हैं, ठीक है दोस्तों, इस बॉक्स में बताना है क्या आएगा। इसके बाद डब्ल्यू हमारा कितने पर आता है, आप कहेंगे सर डब्ल्यू 23 पर आता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, जे, जे का मतलब 10 पर हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे तो जेड 20 दोस्तों 6 पर हो जाएगा, ठीक है, कितने, 26 पर, और एम 13 पर। तो अब इसको आप अच्छे से समझिए, इसका लॉजिक क्या चल रहा है। अगर इसके लॉजिक की चर्चा करें तो सबसे पहले क्या हुआ है, +3 हुआ है, फिर क्या हुआ है, +3 हो जाए यदि, तो फिर अगला वाला भी +3 होना चाहिए, ठीक है, आगे भी +3 है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए +3, और आगे अगर +3 कर दें तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 7 आ जाएगा, और 17 में +3 करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो फिर से एक बार +3 कर देंगे, 7 3 10 हो जाएगा, और 10 में +3 कर देंगे तो 13 हो जाएगा। तो 20 और 7 वाला जो होगा वही हमारा सही होगा। और हमें पता है दोस्तों 20 और 7 पर क्या आता है, 20 प्लेस वैल्यू टी का होता है और 7 प्लेस वैल्यू जी का होता है। तो टी और जी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कूट भाषा का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है यदि नेशनल को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में डोमेस्टिक का कोड क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए नेशनल को हम सबसे पहले लिख लेते हैं NATIO, उसके बाद N, फिर E, फिर L। तो ये क्या हो गया, हमारा नेशनल हो गया। अब इसको लिखा क्या गया है ये आपको समझना है, गौर से समझना है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए मैं क्या करूं, इस लास्ट वाले एल को, लास्ट वाले एल को मैं पहले स्थान पर रख रहा हूं। गौर से समझना है, लास्ट वाले एल को पहले स्थान पर रख रहा हूं। उसके बाद इस वाले एन को यहां पर रख रहा हूं, कहां पर, यहां पर रख रहा हूं। पहले वाले एन को दूसरे स्थान पर रख रहा हूं। उसके बाद दोस्तों लास्ट वाले ए को यहां पर रख रहा हूं, ठीक है, लास्ट वाले ए को यहां पर रख रहा हूं। और उसके बाद इस वाले ए को कहां पर, इसी के साथ रख देता हूं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या है दोस्तों, आप कहेंगे एन, तो एन है, यहां पर हमारा एन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब कौन सा बचता है, आप कहेंगे टी बचता है, तो एन के बाद क्या आएगा दोस्तों, टी आएगा। और उसके बाद लास्ट की तरफ से क्या बच रहा है, आप कहेंगे दोस्तों ओ बच रहा है, क्या बच रहा है, ओ, ठीक है, ओ बच रहा है। तो टी के बाद क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। और उसके बाद क्या बच रहा है, आई, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ओ के बाद दोस्तों हमारा आई आ जाएगा। तो इस तरह की कोडिंग चली है, इस पैटर्न में कोडिंग चली है, इसको गौर से आपको समझना है। पहले लास्ट वाला लाना है, फिर शुरुआत से। गौर से समझिए कैसे हम करेंगे। देखिए 1 मिनट, कैसे करेंगे तो दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए एन है, एन को दूसरे पर लाना है, लास्ट से शुरुआत करनी है और एन को दूसरे पर, फिर लास्ट से, फिर एक ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। यानी कि पहले पीछे का, फिर आगे का, फिर पीछे का, फिर आगे का, फिर पीछे का, फिर आगे का, ऐसा लॉजिक बनाना है। तो देखिए LN और AANTOI, LNAANTOI, ये हमारा सही उत्तर हो गया। लेकिन दोस्तों अब इसका यही लॉजिक के साथ उसको सॉल्व करेंगे, किसको, डोमेस्टिक को। तो डोमेस्टिक को ऐसे लिखेंगे DOMESTIC, ठीक है, TIC। तो पहले क्या करना है, पीछे वाला लिखना है। पहले दोस्तों हमें पीछे वाला यानी सी, फिर पहले वाला डी, फिर पीछे वाला आई, फिर आगे वाला ये कौन था, ओ था, ठीक है, ओ हो जाएगा। उसके बाद फिर पीछे वाला टी, फिर आगे वाला एम, फिर पीछे वाला एस, फिर आगे वाला ई। तो इस तरह से हो जाएगा। ESE लास्ट में होना चाहिए, CD शुरुआत में होना चाहिए। SE लास्ट में, CD शुरुआत में, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में विषम को ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिए। देखिए यहाँ पर क्या बताना है, विषम बताना है। और विषम कैसे बताएंगे, तो दोस्तों आप यहाँ पर एक आकृति देखेंगे और इस आकृति में पाएंगे दोस्तों ये एक पंचभुज आकृति है। क्या है, पंचभुज। और पंचभुज के अंदर 5 क्रॉस दे रखे हैं, कितने, 1 2 3
4 और बीच में एक 5, तो पंचभुज में 5 क्रॉस। आगे है दोस्तों हमारे पास त्रिभुज, और त्रिभुज में हमें 3 क्रॉस दे रखे हैं। ठीक है, 3 क्रॉस, यानी कि 3 भुजाओं की आकृति 3 क्रॉस, 5 भुजाओं की आकृति 5 क्रॉस। आगे देखेंगे 6 भुजाओं की आकृति। दोस्तों क्या देखेंगे, आगे हमें पता चल रहा है ये आकृति जो है ये 6 भुजाओं की है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस की संख्या कितनी है दोस्तों, क्रॉस की संख्या तो केवल 5 चल रही है, तो ये हमारा विषम हो जाएगा। आगे 4 भुजाओं की आकृति, यानी कि एक वर्ग, और 4 भुजाओं में 4 क्रॉस। ठीक है, 4 भुजाओं में 4 क्रॉस इस तरह से आ रहे हैं। एक मिनट, यहाँ पर प्लस बन गए। ठीक है, इसको क्या बना देंगे, क्रॉस बना देंगे। तो 4 भुजाओं की आकृति में 4 क्रॉस, 3 भुजाओं की आकृति में 3 क्रॉस, 5 भुजाओं की आकृति में 5 क्रॉस, लेकिन 6 भुजाओं की आकृति में यहाँ पर 5 आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पर एक्स वाई जेड वाह क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, आगे कौन सा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर टी है, एक्स वाई जेड व टी, तो इसको यहाँ पर क्या बना देंगे, हम टी बना देंगे। एक मिनट, कलर चेंज करके हम यहाँ पर टी लिख देते हैं, तो वाह टी, ये हो गया एक्स वाई जेड व टी, 4 नगर हैं। कह रहा है एक्स वाई के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। एक्स जो है वो जो वाई है वो एक्स के दक्षिण पश्चिम में है, जेड वाई के पूर्व में है, और आगे कह रहा है दोस्तों एक्स के दक्षिण पूर्व में है, तथा और कहा है टी एक्स वाई के कतार में है। तो 2 के उत्तर में कौन है, 2 के उत्तर में मतलब क्या होना चाहिए, 2 का उत्तर तो समझ में ही नहीं आ रहा है। चलिए इसको हम बनाते हैं, एक बार फिर इसको देखते हैं। पहले इसको बना देते हैं। ठीक है, पहले इस लाइन को पढ़ लेते हैं फिर बना देते हैं। तो वाई नाम का जो क्या है, वाई नाम का जो नगर है वो दक्षिण पश्चिम है किसके, एक्स के। तो एक्स के दक्षिण पश्चिम में कैसे बनेगा, मैं यदि एक्स को यहां पर रख दूं, और एक्स का दक्षिण पश्चिम कैसे बनेगा, ये पश्चिम बनेगा, ये दक्षिण बनेगा, तो दक्षिण पश्चिम कहां पर बनेगा, ये वाला। ठीक है, यहां पर आ जाएगा, तो एक्स के कतार में कौन आ जाएगा, आप कहेंगे सर वाई हो जाएगा, ये हो गया दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, ये कहां पर हो गया, आप कहेंगे सर दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, वाई एक्स के दक्षिण पश्चिम में हो गया। आगे कहा है जेड वाई के पूर्व में है, जेड नाम का जो शख्स है वो वाई के पूर्व में है। एक मिनट, इस वाई को हम थोड़ा सही बनाते हैं दोस्तों। अरे यार क्या हो रहा है। ठीक है, यहां पर हमारा वाई हो गया, और वाई किसके दक्षिण पश्चिम में था, यहां पर एक्स के दक्षिण पश्चिम में, और आगे का है जेड वाई के पूर्व में है, तो वाई का पूर्व ये बनेगा। ठीक है, वाई का पूर्व हम यहां पर बना देते हैं, तो ये हो जाएगा जेड। आगे कहा है दोस्तों, याद रखेंगे टी एक्स और वाई की कतार में है, टी एक्स और वाई के कतार में है तथा के उत्तर में है, तो यहां पर 2 नहीं होना चाहिए दोस्तों, मैंने यहां पर 2 नहीं होना चाहिए दोस्तों। याद रखेंगे के उत्तर में मतलब क्या होना चाहिए, के उत्तर में कैसे बनेगा, यदि इस जेड ये तीनों एक कतार में हो जाएंगे तो इसके उत्तर में बनना चाहिए टी, इस तरह से बनना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, याद रखेंगे ये आपका क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए, ये 2 के स्थान पर। मैं इसको जो मिटा रहा हूं इसको याद रखेंगे, ये एक जेड है जहां पर मेरा पेन चल रहा है, तो जेड के उत्तर में कौन हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे जेड के उत्तर में हो जाएगा टी, और ये जो टी बनेगा दोस्तों ये किसके कतार में हो जाएगा, इनके कतार में, वाई और एक्स के। टी वाई और एक्स के कतार में है और जेड के उत्तर में हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है एक्स किस दिशा में स्थित है, एक्स किस दिशा में है, कहां से पूछा है, ये तो पता नहीं है, एक्स किस दिशा में है, तो ये पता नहीं चल रहा है किसके, कहां पर पूछा है, किसके, अगर टी के अगर मैं टी के देख लूं तो टी के किस दिशा में, ये तो दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा, लेकिन अगर यहीं पर वाई के पूछ लूं तो वाई के किस दिशा में हो जाएगा, तो वाई के अगर पूछ लूं दोस्तों तो वाई के यहां पर किस दिशा में होगा, आप कहेंगे ऐसे दिशाएं बनाएंगे, तो ये दिशा बनेगी उत्तर पूर्व। ठीक है, यहां पर अगर ऑप्शन के अनुसार सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इस प्रश्न में वाई के एक्स किस दिशा में ऐसा पूछा जाना चाहिए था, क्या पूछा जाना चाहिए, वाई एक्स माफी चाहेंगे एक्स वाई के किस दिशा में ऐसा पूछा जाना चाहिए था, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता, पूर्व हो जाता। यहाँ पर बहुत सारी मिस टाइपिंग है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और दोस्तों आप बना लेंगे एक्स वाई के किस दिशा में स्थित है, ऐसा बना लेंगे तो उत्तर पूर्व इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। देखिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, आप चाहो क्वेश्चन अपने हिसाब से बना लो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो श्रृंखला क्या दे रखी है, सबसे पहले श्रृंखला को जानना जरूरी है, तो श्रृंखला को समझेंगे तो श्रृंखला में सबसे पहले क्या है 100 है, उसके बाद दोस्तों 115 है, आगे क्या है क्वेश्चन मार्क है, आगे देखेंगे 150 है, आगे देखेंगे 170 है, और आगे देखेंगे तो 185 है। ठीक है, पास पास के नंबर दिखाई दे रहे हैं तो क्यों ना इसका अंतर देख लेते हैं। देखिए पीछे से अगर अंतर देखें, पीछे से अंतर देखें तो क्या हुआ है, यहाँ पर +15 हुआ है, पीछे यहाँ से जहां पर एरो की दिशा है ये क्या हुआ है +15, उसके बाद 150 से 170 पर गए हैं तो दोस्तों आप कहेंगे यहाँ पर क्या हुआ है +20 हुआ है। उसके बाद शुरुआत में देख लेते हैं तो एक अंतर चल रहा है +15 का, किसका, याद रखेंगे दोस्तों +15 का अंतर है, तो अगला वाला अंतर क्या होना चाहिए,
अगला वाला अंतर यदि हम +20 का बना दें, क्योंकि 20-15 पीछे दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम क्या बना दे, 20 का बना देते हैं। तो +20 कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा 135 आ जाएगा। +20 करेंगे 115 में तो क्या हो जाएगा 135, और 135 में अगर कर देंगे हम +15, तो इस तरह का हमारा लॉजिक बन सकता है। बिल्कुल बन गया, 15-20 15-20 15। ठीक है, क्या बनना है, पहले +15 फिर +20 फिर +15 फिर +20 फिर +15, तो ऐसा लॉजिक बन रहा है। और दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो नंबर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए 135 आ जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ही शानदार श्रृंखला है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा 13। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्न में अगली आकृति ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में दोस्तों अगली आकृति बतानी है। क्या बतानी है, अगली आकृति। तो देखिए पहले क्या है, एक सर्किल, और उसके बाद एक 2 सर्किल, उसके बाद 3 सर्किल, और अगली बार 4 सर्किल। तो अगली आकृति में क्या आएगा, अगली आकृति में हम इसको ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, इसको ऐसे जोड़ देंगे और 5 सर्किल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे दोस्तों, 5 सर्किल आ जाएंगे। ठीक है, 5 सर्किल, इस तरह से 5 सर्किल आएंगे। एक मिनट, मैं सही से सर्किल बना देता हूं दोस्तों। तो आप कहेंगे सबसे पहले ऐसा एक सर्किल, फिर एक ऐसा सर्किल, फिर एक ऐसा सर्किल, फिर उसके बाद एक ऐसा सर्किल, और एक सर्किल दोस्तों बीच में। ऐसे सर्किल आने चाहिए 5। तो देखेंगे कौन से ऑप्शन में है। देखिए दोस्तों सारे के सारे ऑप्शन में पांचों के 5 सर्किल दे रखे हैं। तो अब तो ये बड़ी विडंबना हो गई कि इसका सही उत्तर क्या बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो परछाई, ये जो डार्क साइड है, इससे देखेंगे। सबसे पहले डार्क साइड इस दिशा में है, उसके बाद डार्क साइड इस दिशा में है, फिर डार्क साइड इस दिशा में है, फिर डार्क साइड इस दिशा में है। तो अगली बार डार्क साइड किस दिशा में होनी चाहिए, मतलब इस दिशा में। ठीक है, इस दिशा में डार्क साइड होगी। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी दिशा है डार्क साइड की, ऊपर, तो ये गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर डार्क साइड की दिशा नीचे, तो ये गलत हो गया। उसके बाद डार्क साइड की दिशा ये वाली, तो ये गलत हो गया। कौन सी दिशा होनी चाहिए, ये वाली, तो ये वाला सही है। ऑप्शन नंबर डी प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, डार्क साइड से हमें पता चल जाएगा, डार्क साइड से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी डार्क साइड होनी चाहिए। तो इस तरह से बना देंगे इस दिशा की। ठीक है, इस तरफ की सारी साइड जो होगी वो डार्क साइड होगी। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कथन निष्कर्ष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है एड्स जानलेवा बीमारी है। एड्स जानलेवा बीमारी है, कथन नंबर 1। कह रहा है उपचार की अपेक्षा एड्स रोकना आसान है। एड्स एक जानलेवा बीमारी है, और कथन नंबर 2 में कहा है कि उपचार की अपेक्षा एड्स को रोकना आसान है। अब देखिए निष्कर्ष पढ़ते हैं, कथन के अनुसार ही निष्कर्ष पढ़ते हैं। तो कथन के अनुसार अगर निष्कर्ष पढ़ें दोस्तों, तो यहां पर क्या कहा है, आप कहेंगे कथन के अनुसार जब निष्कर्ष पढ़ेंगे तो एड्स की रोकथाम बहुत महंगी है। देखिए कथन में क्या कहीं पर कहा गया है कि जो आपके एड्स है उसकी रोकथाम बहुत महंगी है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। महंगाई की तो बात ही नहीं हुई है, तो ये गलत हो गया। गौर से समझिए, कथन के अनुसार यदि निष्कर्ष नहीं है तो आप याद रखेंगे ये गलत हो गया। कह रहे एड्स एक जानलेवा बीमारी है, उपचार की अपेक्षा रोकना आसान है, एड्स की रोकथाम बहुत महंगी है, तो ये तो गलत हो गया। आगे कह रहा है लोग एड्स को रोकथाम में सहयोग नहीं करेंगे। देखिए अभी हमने बात की है उपचार की अपेक्षा एड्स को रोकना आसान है। यदि हम लोगों को जागरूक कर दें, लोगों को बताएं कि हमें यदि इलाज कराएंगे तो महंगा पड़ेगा और इसको ऐसे ही रोक लेंगे तो रुक जाएगा, लेकिन हमें तो यहाँ पर हमने लोगों के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की है। लोग एड्स को रोकथाम में सहयोग नहीं करेंगे, ऐसा कैसे कह सकते हैं। देखिए अगर आप उनको जागरूक कर देंगे तो वो जरूर सहयोग करेंगे। तो देखिए ये वाला भी गलत है। तो इस तरह से हम कहेंगे दोस्तों निष्कर्ष नंबर सी, निष्कर्ष 1 और 2 कोई लागू नहीं होता है। निष्कर्ष 1 और 2 कोई लागू नहीं होता है। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है नागरिक शिक्षित और लोग, नागरिक शिक्षित और लोग में कौन सा वेन आरेख बनेगा। देखिए नागरिक और शिक्षित और लोग की बात करें तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे दोस्तों, याद रखेंगे जो नागरिक होंगे वो भी लोग होंगे, शिक्षक होंगे वो भी लोग होंगे। कहने का मतलब ये है, देखिए जो लोग बनेंगे, जो एक बड़ा सा सर्कल बनेगा वो किसके लिए बनेगा, लोग के लिए। और लोग के अंतर्गत कौन आएगा, आप कहेंगे लोग के अंतर्गत एक सर्कल आएगा और वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, नागरिक को। किसको, यहां पर लिख देते हैं नागरिक। ठीक है, एक मिनट, यहां पर क्या लिख देते हैं हम लोग, नागरिक लिख देते हैं। ठीक है, ये नागरिक को रिप्रेजेंट करेगा। और नागरिक में कुछ ऐसे नागरिक भी होंगे जो कैसे होंगे दोस्तों, शिक्षित होंगे। कैसे होंगे, याद रखेंगे ये जो नागरिक बनेंगे, कुछ नागरिक ऐसे भी होंगे जो शिक्षित होंगे। तो ये वाला पार्ट कौन सा, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को समझिए। ये पार्ट किस में आ जाएगा, ये आपका शिक्षित में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा सर्कल होना चाहिए, यानी कि एक बड़ा सा सर्कल, उसके अंदर 2 सर्कल क्रॉस पैटर्न में होने चाहिए ऐसे। तो ऐसा कहां पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा। और ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। प्यारे दोस्तों यदि आज की क्लास आपको पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। और दोस्तों हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।